हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो देखा था कि किसी भी बॉडी के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कौन उस बॉडी के मोशन को कराता है। जवाब मिला था फोर्स। फिर हमने देखा ये फोर्स किसी भी बॉडी पे लगता कैसे है और उसके बाद ये बॉडी पे काम कैसे करता है। तो लगता है भाई दो तरीके से, या तो फील्ड से या कॉन्टेक्ट से। और उसको देखने के लिए कि कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, एक डायग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी ये बॉडी पे काम कैसे करते हैं। तो काम करने के लिए न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए हैं। ठीक है, पहला लॉ देता है, बोलता है कि अगर आप किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करना चाहते हो तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा लॉ बोलता है, दूसरा क्या बोले, तीसरा पहले देख ले रहे हैं। तीसरा लॉ बोलता है कि आप अगर उस बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी भी पलट के उसी अमाउंट का फोर्स आपके ऊपर लगा देगी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ, सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका नेट रिजल्टेंट उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये बॉडी पे जब हम फोर्सेस की एनालिसिस करते हैं, या इन शॉर्ट बोले कि जो हमने एनएलएम सीखा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखे हैं, अब उनको जब हम अप्लाई करते हैं तो उनको अप्लाई कैसे किया जाता है, उनके एप्लीकेशन का तरीका क्या होता है, तो उसके तरीके को हम डिस्कस कर रहे थे। तो तरीका जो हमने बताया था, बोला था कि आप जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को इस तरीके से बांट लो। ठीक है, उस प्रोसेस को स्टेप वाइज बांट लो। पहले लिखो टेंशन, अरे गायब हो गया, कट गया। सबसे पहले क्या लिखोगे, टेंशन, फिर लिखोगे एक्सेलरेशन, फिर बनाओगे उनके बीच का रिलेशन जिसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, फिर एफबीडी, और लास्ट में इक्वेशन। इक्वेशन अगर बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, एफ नेट इक्वल्स टू 0 को एक नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम। तो आप लिख सकते हो इन दोनों ही स्थिति में एफ नेट इक्वल्स टू 0। और अगर बॉडी एक्सेलरेटेड है तो आप लिख सकते हो कि एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर। इतना हमने बताया था। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो अगली बात, हमने ये वाला फर्स्ट पार्ट को खूब अच्छे से देख लिया था जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 थे। आज हम लोग देख रहे हैं ऐसे केसेस जिनमें बॉडी पे नेट फोर्स 0 नहीं है। ऐसे केसेस को कैसे देखोगे, यही सीक्वेंस बनाओ और कर डालो। टेंशन लिखना सबको आता है, एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप असाइन कर दो। एक्सेलरेशन के बाद अगला आता है फिर कंस्ट्रेंट बनाना। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है आप जो भी एक्सेलरेशन आपने असाइन करे हैं उनके बीच में एक रिलेशन बन जाए। तो हमारा मन कर रहा है कि सबसे पहले हम इसी चीज को बता दें, ये कंस्ट्रेंट को कैसे निकालते हैं, मतलब एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। क्योंकि जब तक ये पांचों स्टेप आप लगाओगे नहीं तब तक आप कर कैसे पाओगे। एक्सेलरेटेड बॉडी होगी तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना भी होगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो बहुत डिटेल में हम इस पे बात नहीं कर रहे, हम केवल एक मेथड बता रहे हैं जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा, बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। तो वर्चुअल वर्क मेथड की बात कर रहे थे हम। ये वर्चुअल वर्क मेथड में हम करते क्या है, अभी इसका जान ले रहे हैं। इसका जो बेसिक है वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर मासलेस बॉडी नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ये आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी। और अगर फॉर मासलेस ऑब्जेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और वही हो जाएगा वर्क डन बाय टेंशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन कहता है वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू 0। किसी भी सिस्टम में टेंशन जो वर्क करती है उसको 0 बोल देते हैं।
अब बात आती है टेंशन कहाँ कहाँ काम करती है, इसके हिसाब से डायरेक्ट लिख लो इसका जो कंक्लूजन है सिग्मा टी आई ए आई इक्वल्स टू 0। आप इसको लिख लो, इससे आपका काम चल जाएगा। जितने ब्लॉक हैं उन सबके एक्सेलरेशन और उसमें लगने वाली टेंशन के प्रोडक्ट। इनमें तीर इसलिए लगा दिए कि अगर एक्सेलरेशन विपरीत हुए टेंशन के तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन तरफ हुए, एक्सेलरेशन अगर टेंशन और एक्सेलरेशन एक दिशा में हुए तो क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस साइन आ जाएगा, और ये ऑपोजिट हुए तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, जो भी बोल दिया हो तो ध्यान देना उस पर। ठीक है, आवाज नहीं आ रही शैली को? वीडियो आ रहा है? चलो अब देखते हैं ये टी आई ए आई की जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सामान्य सा है। हम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। जो एक्सेलरेशन के बीच का होता है वही टी आई वी आई वेलोसिटी का भी वही होता है, और वही डिस्प्लेसमेंट का भी होता है। तो अगर हम इनके एक्सेलरेशन को निकालना चाहें, हमारा मन है, हमने बोला ये चल रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, क्या आप बता दोगे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हमारे हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए, इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले टेंशन असाइन करनी पड़ेगी। टेंशन दे दो आप। वैसे भी आपकी प्रोसेस में टेक्फी का 6 सिलसिला चलता है, सबसे पहले आप टेंशन ही लिखते हो। तो यहां पे बनेगी कितनी, 2t, यहाँ टी और v सपोर्ट में है। देखो टी भी जिस तरफ है टेंशन और वेलोसिटी भी उस तरफ है, इसके लिए क्या लिखोगे, t इंटू वी। और इसमें क्या देखोगे, इस वाले ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ 2t और नीचे की तरफ है वेलोसिटी, तो आएगा माइनस साइन 2t इंटू 4v इक्वल टू 0। टी से टी कट जाएगा, अरे यार 4v नहीं, ये 4 मीटर पर सेकेंड है ना, तो इधर से क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये मेथड समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो तो हमें रोको और पूछो। बोलो ये समझ में आया सबको? सर एक बार फिर बता दीजिए। फिर से बता दे रहे हैं हम, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। इसमें आपको करना क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस को छोड़ भी दो, बट इतना याद रखो कि सिग्मा टी आई ए आई, टी आई और ए आई का वेक्टर सम 0 होता है जितने भी ब्लॉक हैं उन सब के लिए। ब्लॉक या जहां जहां पे रस्सी खत्म हो रही है, ये तो चल नहीं रहा है तो यहाँ कोई वास्ता नहीं है अपन को। ठीक है ना, यहाँ चल रहा है ना यहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, इस वाले ब्लॉक पे चल रहा है और इस वाले ब्लॉक पे चल रहा है। इस वाले ब्लॉक पे क्या हो रहा है, टेंशन कहाँ की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी कहाँ है, नीचे की तरफ। तो इसके लिए जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2t इंटू 4 मगर नेगेटिव साइन के साथ। इस वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे, t इंटू वी पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में है। टी भी ऊपर, बी भी ऊपर, सबको जोड़ के 0 कर दो, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ इसमें कहीं कोई परेशानी? करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन फिर और कर जाओ, ये पहले समझ में आया? पन्ना पलट दें हम। 2t कैसे आया? अब ये टेंशन वाली बात हम पिछले पिछले क्लास में थे कि नहीं थे पीयूष आप? पिछली की पिछली वाली मतलब कल वाली क्लास तो रिवीजन टाइप की थी, इसके पहले वाली क्लास में थे, क्यों गायब हो गए? अब एक काम करना, उसका वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, ठीक है, जेई मेन नाम से एक प्लेलिस्ट है, जेई मेन क्रैश कोर्स, उसमें पुराना वाला लेक्चर पड़ा है, जाके देख लो। ठीक है, अभी नहीं देखना है, अभी इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, अभी हम ये बता दे रहे हैं आपको शॉर्ट में कि अगर रस्सी में टेंशन इधर की तरफ टी हो, इधर की तरफ टी हो, तो ऊपर की तरफ हो जाती है 2t पुली में,
ऊपर की तरफ 2t, नीचे की तरफ tt। उसी तरह यहाँ 2t होता तो यहाँ कितना हो जाता 4t। अब आ गया समझ में? चलो ठीक, वो लेक्चर देख लेना, हमारे नाम नाम ही सर्च कर लेना, अभिषेक निरंजन करके सर्च करना और मिल जाएगा वो यूट्यूब पे, ठीक, देख लेना। अब देखो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, इसमें टेंशन भी लिखनी है आपको और इसमें आपको सॉल्व भी करना है। चलो ये सवाल है इस तरीके का, डायग्राम देख के डरना नहीं है बेटा बिल्कुल भी। बारह मीटर पर सेकंड से ले जा रहे थे, ये इधर की तरफ भागेगी, कितने से भागेगी बताओ जल्दी से। जल्दी सॉल्व करो। शिवानी का मैसेज आया 18 मीटर पर सेकंड। लेट्स सी, देखते हैं। 18 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं बेटा, ठीक लग रहा है। चलो देखो, यहां पे सबसे पहले टेंशन लिखना शुरू करें। एक रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होती है, ये एक ही रस्सी थी, सब जगह टी थी। एक रस्सी थी, यहाँ टीटी था, यहाँ टूटी हो जाएगा, यहाँ टीटी है टूटी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले ब्लॉक के लिए क्या हो रहा है, 3t ऊपर की तरफ है, 2t और t मिला के 3t ऊपर है और 12 नीचे है। लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, -3t इंटू 12, और इसके लिए क्या लिखोगे, +2t इंटू v। t से t उड़ गया, 2 से 6 उड़ गया, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिनका 18 मीटर पर सेकेंड आ गया था, शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको चलो करो फटाफट। नेक्स्ट है, एक बात बताओ बेटा, ये सबको समझ में आ गया था ये पुराना वाला सवाल? यस सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई इसमें? चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, चलो देखो, अच्छा इसको कौन करते हैं। चलो ये करके दिखाओ, करो सॉल्व। कितना आ रहा है, 70। 70। देखते हैं, एक और बताओ फटाफट, एक लोग कोई। कितना आ रहा है,
बताओ बाकी लोग। 70 ईशा का, निखिल का, शिवानी का, सर्वोत्तम का, पीयूष का। अरे शाबाश पीयूष, मजा आ गया, वेरी गुड। चल उस लेक्चर को देख लेना पूरा, ठीक है। चार दो छह और एक 7। 70 ऊपर है और 10 नीचे है। -70 इंटू 10 प्लस टी इंटू वी इक्वल्स टू 0। टी से ये टी कटा, वी की वैल्यू कितनी आ गई? 70 मीटर पर सेकेंड। चलो वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। अगला देखो, चलो और दें, अब हो जाएंगे हमको लगता है। बोलो। यस सर। चलो अब हम देख रहे हैं फॉर सरफेस। ये पुली के लिए था, कंस्ट्रेंट फॉर सरफेस। सरफेस के लिए कंस्ट्रेंट कैसे देखोगे? तो इसमें कुछ नहीं होता, अलोंग द सरफेस, ठीक, अलोंग द सरफेस नहीं, सॉरी। देखो बच्चों, अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है, जैसे ये दो सरफेस कांटेक्ट में है, देखो बताओ हम इधर की तरफ तो कितना भी मूव करा लें आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मल के अलोंग जितना ये वाला हाथ चलेगा उतना ये वाला हाथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बोलो। नहीं तो अगर हम बताएं नॉर्मल के अलोंग हमने इसको चलाया 1 सेंटीमीटर और इसको चला दिया 2 सेंटीमीटर, तो दब नहीं जाएगा ये हाथ एक दूसरे में? और अगर इसको 2 चलाया और इसको 1 ही चलाया तो गैप नहीं आ जाएगा हाथ में? तो अगर कांटेक्ट में रहना है तो परपेंडिकुलर के अलोंग, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी सेम, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। कैसे? देखो अभी बता दे रहे भैया, ये एक सरफेस है और इससे ये दूसरी सरफेस जुड़ी हुई थी। हमने इस तरीके का एक कोई कॉलर टाइप का लगा रखा था जिसमें ये वाला जो है वो ब्लॉक मूव कर जाए। इसको चला रहे थे 4 मीटर पर सेकंड से। ये वाला एंगल है थीटा। क्या बता सकते हो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 4 का साइन थीटा। ये नॉर्मल के अलोंग है कि नहीं है? नॉर्मल के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है? v, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 साइन थीटा। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 साइन थीटा। करेक्ट है? बोलो। इतने से काम चल जाएगा। एक एग्जांपल कहो तो और ले लें, एक एग्जांपल सिंपल सा और ले रहे हैं। एक ये है, एक ये है टुकड़ा, ये M1 है, ये M2 है। इसकी वेलोसिटी, वो इसका बोल दे रहे हैं वेलोसिटी है v1, या इसका एक्सेलरेशन है a1, तो इसका एक्सेलरेशन a2 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ a0 बताना था। ये एंगल था थीटा। आप लोग अटेम्प्ट करना चाहोगे इस सवाल को या हम ही बताएं? करना है? पीयूष ने लिखा यस सर। चलो करो करो। नॉर्मल पहले देखो, दोनों सरफेस का जो कांटेक्ट वाली सरफेस है उनका नॉर्मल देखो, ये आएगा। और नॉर्मल के अलोंग इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट और इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बराबर कर दोगे तो आ जाएगा। चलो करो फटाफट।
सर ए नॉट सेक थीटा। ए नॉट सेक थीटा। नहीं नहीं नहीं, देखो इधर देखो, ये नॉर्मल खींचते हैं। अब आपको पता है एन और एम जी के बीच का एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा और ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। अरे कुछ तो लोचा हो गया बेटा पे। ये थीटा क्यों होगा भाई? ये है पैरेलल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये होगा थीटा। तो अलोंग द नॉर्मल इसका कंपोनेंट कितना है? वेज का A1 का एंगल से दूर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? A1 का साइन थीटा इक्वल्स टू A2 का कॉस थीटा। तो A2 इक्वल्स टू A1 टेन थीटा। A1 A नॉट था ना, इसीलिए लिख दिया। बोलो बेटा, करेक्ट है? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो तो बोलो। सर एक बार और बता दीजिए। बता रहे देखो बेटा, एक बार बताओ, अगर हम नॉर्मल खींचे तो ये है नॉर्मल, हाँ है ना? अब नॉर्मल के अलोंग इसका, ये हमने बोला था A2 है इसका एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल के अलोंग इसका कितना होगा? पहले तो एंगल देखो, हमने आपको एक बात याद करा दी थी कि नॉर्मल और एमजी के बीच का एंगल हो जाता है थीटा। ये है नॉर्मल का अलोंग, ये एमजी की दिशा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। आपकी मर्जी है, आप हमारी बात ना मानो तो निकाल के देख लो। ये थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसे ले लेते, यहीं पे ले लेते चलो, तो ये वाला ये एक्सेलरेशन क्या है? A1, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब इस वेज का अलोंग दी नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A1 साइन थीटा, एंगल से दूर जा रहे हैं। अरे ये इसके परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। A1 का साइन थीटा इक्वल्स टू A2 का कॉस थीटा। तो A2 इक्वल्स टू क्या आ गया? A1 टेन थीटा। A1 की जगह A नॉट लिख दिया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? जी सर। यस सर। चलो आगे बढ़े। अब यस सर। पर्याप्त चीजें हमने देख ली, अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पे, जिसमें हम बोलते हैं कि सवालों के एक्सेलरेशन निकालना होता है हमें। ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं उसको देखो जरा। देखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। A1 A2 लिख दिया, ये 2m है, ये 3m है। हमें दोनों के एक्सेलरेशन बताने हैं। इस सवाल को थोड़ा कायदे से देखना, क्योंकि इसमें पूरी प्रोसेस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको जो प्रोसेस अपनानी है वो ये रखना है, सबसे पहले लिखना है टेक फी। जो एकदम नए हैं वो ध्यान से सुने। सबसे पहला काम क्या होता है? टेंशन लिखने का। टेंशन कहां कहां लिखी जाती है? जहां जहां रस्सी है तो खत्म हो रही हो या किसी दूसरी चीज के साथ कांटेक्ट में आ रही हो। अब बारी है किसकी? एक्सेलरेशन लिखने की। एक्सेलरेशन लिखने के लिए कैसे देखेंगे हम? भैया 3m हमारे हिसाब से नीचे जाना चाहिए, आपके भी हिसाब से 3m नीचे ही जाना चाहिए। इसको बोल दिया A2, ये ऊपर जाना चाहिए, इसको बोल दिया A1। हमारे दो काम हो चुके हैं, टेंशन लिखना और एक्सेलरेशन लिखना। तीसरा महत्वपूर्ण काम है इन एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बनाना।
तीसरा क्या महत्वपूर्ण काम है, इन एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बनाना। कैसे बनेगा बेटा वो देखो। हाँ, इधर हम भूल ही गए थे, इधर होगी 2t। तो इस वाले ब्लॉक पे टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे। तो कंस्ट्रेंट में क्या लिखोगे आप, -2t इंटू A2, और इसके लिए क्या लिखोगे, +t इंटू A1 इक्वल्स टू 0। t से t कट जाएगा, A1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2A2। ये पहली इक्वेशन। आपने कंस्ट्रेंट भी बना लिया। अगर ध्यान से देखो तो आपके पास अननोन कौन कौन से हैं, टेंशन, A1 एंड A2। आपके पास 3 अननोन है। आपको कितनी इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, बोलो। 3। एक आपने बना ली है। 2 बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक इसकी FBD और एक इसकी FBD। इसकी FBD में कैसे लिखोगे, FBD कैसे बनाई जाती है एक्सेलरेटेड बॉडी की, सबसे पहले लिखते हो आप वेट, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, फिर T, और बगल में चिपका देते हो एक्सेलरेशन A1। अब तरीका क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन की दिशा में नेट फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है बेटा, T माइनस 2mg। कितना है, T माइनस 2mg, और वो हो जाएगा 2m इंटू ए, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन की दिशा में नेट फोर्स देखो कितना लग रहा है, T सपोर्ट कर रहा है, 2mg अपोज कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया, T माइनस 2mg। इसको इक्वेट करा दो मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन। बोलो करेक्ट है। चलो अब बनाओ 3m की FBD। थ्री एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 2t। क्या लिखोगे आप, 3mg माइनस 2t इक्वल्स टू 3m। अरे बेटा भूल ही गए, एक्सेलरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको पता चल सके कि किस दिशा में आपको नेट फोर्स निकालना है। एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है 3mg, अपोज कर रहा है 2t। क्या बनेगा, 3mg माइनस 2t इक्वल्स टू 3m इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब 3 इक्वेशन को सॉल्व करके क्या 3 अननोन नहीं निकल सकते आपके, बोलो, या हम बताएं इनको भी। हाँ, इसमें वैसे 2 का गुणा करके इससे जोड़ दो। देखो हमारा जो अपना प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो A1 इक्वल्स टू 2A2 आया, तो A2 को मान लेंगे हम A, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 2A। तो अनावश्यक रूप से फिर एक इक्वेशन और नहीं बनती, A1 A2 की वजह सिंपल A बन जाता है और आराम से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, आप पहले अभी सिंपल प्रोसेस से करना सीखो इसको। ये कर लिया, बोलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें हो तो बताओ, है, बोलो बच्चों। नहीं नहीं है तो अब एक क्वेश्चन आप हमें करके दिखाओ। नहीं सर। दिखाओगे, बताओ, एक क्वेश्चन करोगे, ओके सर। चलो करके दिखाओ। देखो ओके, चलो कोई बात नहीं है। इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, M2M। इसको सॉल्व तो नहीं करना था, हमें तो नहीं करना था इसको सॉल्व, बोलो कर दें या फिर आप कर लोगे। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, ठीक है, चलो अब कर लोगे, चलो ठीक, अब इसको करो, चलो करो इसको फटाफट।
चलो आंसर बताएं। A1 आएगा -3g/11 और A2 आएगा -g/11। देखते हैं बेटा, बाकी कोई और बताना चाहता है? रुके या हम स्टार्ट करें? हाँ, उत्कर्ष आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा, बताओ। सर हम नहीं बोल रहे। फिर कौन बोल रहा है? कोई तो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? दिख नहीं रहे आप तो इधर। चलो कोई बात नहीं, देखो इधर हमने बात करी, सबसे पहले सीक्वेंस अपनाई टेक्फी टाइप की। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम टेंशन लिखेंगे। लिखी टेंशन, टूटी, पहला काम हो गया। दूसरा एक्सेलरेशन, हमारे हिसाब से 2m वाला नीचे जाना चाहिए। अब पता नहीं सही है या गलत है, हो सकता है m वाला 2m वाले को उड़ा दे। A2 इधर और A1 इधर, एक्सेलरेशन भी लिख लिया। अब बारी आ रही कंस्ट्रेन की, तो ये वाले को सपोर्ट कर रहा है और ये वाले को अपोज कर रहा है। A1 इक्वल्स टू 3A2। इसको अगर हम A0 मान लें या A मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 3A। बताओ, कोई आपत्ति किसी को? और फिर इसको इक्वेशन नहीं मान रहे। अब उसके बाद ये हो चुके हमारे कंस्ट्रेंट वाले भी काम। अब बचा FBD और लास्ट में है इक्वेशन। तो FBD M की बनाए, M इंटू 3 mg होगा। क्या हो गया बेटा? T माइनस mg होगा। हमने ऊपर माना था बेटा। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, देखो इन चीजों को सीखना है अपन को। ये चीजें कोई हमारी आपकी या किसी की कोई जरूरी नहीं है कि सबके आंसर, सबका जो है वो प्रोसीजर सेम हो। आंसर सेम हो सकता है बट प्रोसीजर में डिफर। ठीक है, तो कैसे इसको देखना है, इसको देखें जरा। इसमें M के ऊपर की तरफ क्या लग रहा था, T, नीचे mg। हमने माना था इसको A1 को ऊपर और A2 को नीचे। भाई स्वाभाविक है, एक इंसान क्या मानेगा, 2m वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, m वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम दिशाएं बदल देंगे। करेक्ट है। अब बात आ रही है, एक इक्वेशन ये बन चुकी है, दूसरी इक्वेशन किसके लिए बनाए, 2m वाले के लिए। क्या बनेगा, 2mg ऊपर की तरफ कितना है, 3t, नीचे की तरफ है a का एक्सेलरेशन। शिवानी देखते हैं बेटा, 2mg माइनस 3t इक्वल्स टू 2ma। थोड़ा होशियारी बता दें, 3 से डिवाइड कर देंगे तो जोड़ने में आसानी हो जाएगी, ये कट जाएंगे बड़े आराम से। इधर कर दिया 1+2। जब 1+2 करोगे तो बहुत आराम से t से t कट जाएगा, 2mg/3 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 11। इधर से आएगा 11ma/3 और यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 2 चले गए, कितने बचे, -4/3ma।
इत्तेफाक रख रहे हो कि नहीं हमसे? नहीं 9 में से 2 चलेगा, कितने बचे? 6। नहीं 9 में से 2 जाते हैं तो 7 बचते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए एक बार। फर्स्ट इक्वेशन में 3mg की जगह mg होना चाहिए। 7 नहीं सर सही है, वो एक्सप्लेनेशन आपने सही लिखा। ना 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 ना, सही कह रहा है वो। पहले इक्वेशन में हमसे मिस्टेक ही हो गई बेटा। t माइनस 3mg हम क्यों लिखेंगे, पता नहीं दिमाग में क्या चलता रहा, इसीलिए गलत आ रहा है सब। t माइनस mg तो है एक्सप्रेशन, 3a की डायरेक्शन में t और mg अपोज कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? t माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू 3a। गलती से लिख गया था बेटा। ठीक है, तो इधर से क्या आ गया? t माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू 3a, और यहां से ये रहा 2/3 में से करेंगे तो यहां से आ जाएगा सिंपल mg/3 विद अ नेगेटिव साइन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 11 ma/3। a की वैल्यू कितनी हो गई? g/11 माइनस साइन के साथ। यही आ रहा था बेटा? यस सर। और दूसरे वाले का, इसका आंसर कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ 2m g/11 माइनस आया है तो ऊपर की तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? एक्सेलरेशन ऑफ m 3g/11, ये भी नेगेटिव आएगा तो नीचे की तरफ। बेटा वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हमसे, और ये थोड़ा सा पता नहीं कहां दिमाग था उस टाइम पे। ठीक है, तो इधर की तरफ mg माइनस t माइनस mg लिखना चाहिए था, ये 3mg पता नहीं कहां से आ गया दिमाग में और हम लिख दिए उसको और आगे चलता चला गया। करेक्ट है? यस सर। चलो, सबको समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और दें। यस सर। यस सर। देखो एक क्वेश्चन और कर जाओ, थोड़ा 2-4 से क्वेश्चन हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 2 क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि सब लोग कर लो इस सवाल को, यो मान लो ये आपके मनोरंजन के लिए। किसी का आया आंसर? शिवानी का आया है। कितना आ रहा है बेटा? टू g/3 और g/3 देखते हैं। तो g/3 और 2g/3 देखते हैं बेटा। अब देखो जो प्रोसेस है इसी सीक्वेंस में रखनी है अपन को। सबसे पहले टेंशन दे दें। चलो टेंशन लिखने के बाद अब बारी आ रही एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे बेटा? इसका एक्सेलरेशन बोल दे रहा है a1, इसका एक्सेलरेशन बोल दे रहा है a2। कंस्ट्रेंट कैसे लिखेंगे? ये वाला ta1 को सपोर्ट कर रहा है तो ta1 प्लस के साथ आएगा, ये वाला 2t ऊपर है a2 नीचे है तो माइनस 2t इंटू a2 इक्वल्स टू 0। a1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2a2। अगर हम इसको a मान लें तो ये हो जाएगा हमारा 2a। a और 2a मानने से फायदा ये होता है कि अनावश्यक टाइप से इक्वेशंस नहीं पड़ती। a और t 2 अननोन रहते हैं, हमें ये पता है इसका एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन 2a। अब बारी आ रही है देखो FBD की। FBD पहले m की बना ले। mg है, n है, t है, 2a का एक्सेलरेशन है। क्या लिखोगे? t इक्वल्स टू m इंटू 2a।
क्योंकि इधर की तरफ तो है नहीं, एक्सेलरेशन की दिशा में नेट फोर्स कितना लग रहा है, टी, टी इक्वल्स टू एम इंटू 2a आ जाएगा। दूसरी 2m के लिए लिखोगे, नीचे रहेगा 2mg, ऊपर रहेगा 2t, इधर पे रहेगा a, इक्वेशन बनेगी 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू 2ma, 2 कट गया, mg माइनस t इक्वल्स टू ma, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। सॉल्व करने के लिए 1 + 2 कर देंगे तो t की वैल्यू गायब हो जाएगी, यहां जुड़ेगा mg और यहां जुड़ेगा 3ma, a की वैल्यू आ जाएगी g/3, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, g/3, एंड a1 की वैल्यू हो गई 2g/3। आई होप समझ गए होगे, इतना समझ में आया, बोलो नहीं? यस सर। गुड। कितने लोगों का आ गया था, आ गया था? बहुतों का आ गया था, शिवानी का भी ठीक आया था, जिनका आया था सही उनके लिए शाबाश, लगे रहो, जिनका नहीं आया वो भी लगे रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला। अगली बारी है, एक क्वेश्चन है जिसमें इंक्लाइंड प्लेन पे रखा था, अब तक सब सीधे सीधे थे, अब रिजॉल्व करके देखना पड़ेगा। हमने ये थीटा के एंगल पे एक ब्लॉक रखा है, m मास का, बोलो इसका कितना होगा एक्सेलरेशन? इसमें टेंशन नहीं लिखनी, एक्सेलरेशन एक ही मानो, कंस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, जी साइन थीटा। गुड, कैसे करेंगे इसको? इधर की तरफ लिखेंगे mg, इधर की तरफ लिखेंगे n, हमें ये पता है कि इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, और तो कोई इसमें फोर्स है नहीं, ये आप जानते ही हो n और mg के बीच का एंगल थीटा होता है। एक्सेलरेशन इधर लगाया, mg का कितना कंपोनेंट है इधर की तरफ, mg का साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया ma, m से m कटा, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g साइन थीटा, एक ही जगह आ जाएगा g साइन थीटा, करेक्ट है। अब हम सवाल दे रहे हैं, ये जो भी था नेक्स्ट, फिर उसका अगला एग्जांपल है, इसमें हमने थोड़ी होशियारी कर दी, थीटा का एंगल लिया, यही ब्लॉक लटका दिया m मास का, लेकिन ये पुली के दूसरी तरफ हमने ऐसा कुछ कर दिया। अब आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बताओ जल्दी। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर 4m का एक्सेलरेशन आएगा g ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बाई 3। देखते हैं, और m वाले का m वाले 2 से मल्टीप्लाई कर, डबल हो जाएगा। कोई और बताना चाह रहा है या हम स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को? आवाज नहीं आ रही थी, बताओ बेटा। चलो देखते हैं, आवाज कम आ रही है, आवाज थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, तो चलो कर लेते हैं सवाल को। प्रोसेस वही रखना है, पहले टेंशन लिख दें, अब बारी एक्सेलरेशन की। हमारे हिसाब से 4m वाला नीचे आएगा, इसको a2 बोल दे रहे, ये वाला ऊपर जाएगा a1 से, लेकिन पता नहीं है इन दोनों में रिलेशन क्या है, a1 और a2 किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे t और a का सपोर्ट कर रहे हैं, तो t इंटू a1 लिखोगे, इसमें क्या हो रहा है,
इसमें अपोज कर रहे हैं, टी से टी उड़ जाएगा, a1 इक्वल्स टू 2a2, a1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a2। अब अगर a2 को हम a मान लें तो a1 की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2a। अब देखो इधर इसमें इक्वेशंस कैसी बनेगी, टेंशन एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट लिख चुके हैं। अब एफबीडी और इक्वेशन की बारी, सबसे पहले 4m वाला बहुत आसान है, 4mg लिखो, 2t लिखो, a लिख दो। एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है 4mg, अपोज कर रहा है 2t और आ जाएगा 4m इंटू a। 2 उड़ा दें, 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इस m की बनेगी, m की इक्वेशन को आपको एक बार जरूर कायदे से देखना पड़ेगा। ये m है, इधर की तरफ क्या आ जाएगा mg, इधर से क्या आएगा n, इधर से क्या लग रहा है t और a का एक्सेलरेशन बेटा। तो एक्सेलरेशन n और mg के बीच का एंगल होता है थीटा। अभी को बताओ इस एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन कर रहा है, इस एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है ये टेंशन t, इस एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है टेंशन t और अपोज कर रहा है mg का साइन थीटा। तो नेट फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करा दें, ये हो गया सेकंड। अब 1 + 2 अगर हम करें तो कितना आएगा, सॉल्व कर दो बेटा, इससे ये उड़ जाएगा, टी से टी उड़ जाएगा और क्या बचेगा g1 माइनस साइन थीटा बाई 2mg माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू 3ma। a की वैल्यू कितनी हो गई, g mm कट चुके थे, कितनी हो रही 2 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3। आ गया था ये, आ गया था सर माइनस साइन थीटा आएगा क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या हमसे, लग रहा है तो मेरा 1 माइनस साइन थीटा आया है। 4mg माइनस 2t इक्वल्स टू 4ma, 2mg माइनस t इक्वल्स टू 2ma। अबे ये 2m आएगा ना, 4m मास है इसका। हाँ सर तो सही, समझ गए, चलो सर सेकंड इक्वेशन कैसे है? सेकेंड इक्वेशन को चेक कर लें, बता दें। देखो ये एक्सेलरेशन है, बॉडी के बगल में बनाएंगे, एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये टेंशन, और अपोज कौन कर रहा है, mg का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। बोलो, सपोर्ट कर रहा था t और अपोज कर रहा है mg का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। यस तो कितना आ जाएगा यहां से, t माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma। लेकिन a1 = 2a था ना, हाँ a1 इक्वल्स टू 2a, तो एक a है, इसका एक्सेलरेशन ये आ गया, इसका डबल हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। यस सर। कुछ गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है, चलो ठीक है, जो है देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, नहीं लग रही। किसी और का यही आया है, सही है, चलो तो सही है सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट,
एक आध क्वेश्चन और दें, दिए जाए एक आध क्वेश्चन। चलो करो, एक क्वेश्चन और करो। अरे यार ये क्यों बना दिया हमने पीछे दीवार, कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी। तो उस दीवार की आवश्यकता नहीं थी, वो खामखा बना दी। फिर से सवाल वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। चलो देखो इसको, सबसे पहला टेंशन, अबे उल्टी बन गई। A1 है, A2 है। अब देखो इनमें थोड़ा समझो, ये A1 है, ये A2 है। कंस्टेंट की बारी है, क्या लिखेंगे हम, 2t इंटू A2 माइनस t इंटू A1 इक्वल्स टू 0, A1 इक्वल्स टू 2A2। अब इस m की FBD बना के इक्वेशन लिखें। mg t 2a थीटा। mg का साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू 2a, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इसके लिए लिखोगे टू एम, अबे 2t क्या लिख रहे हैं, 2mg n, सपोर्ट कौन कर रहा है 2t, अपोज कोई करने वाला है नहीं, n और 2mg सब परपेंडिकुलर है,
2t इक्वल्स टू 2ma, 2 से 2 कट गया, t इक्वल्स टू कितना आ गया ma, ये सेकंड इक्वेशन है। जोड़ दें दोनों को, mg sin थीटा इक्वल्स टू 3ma। कितना आ गया a इक्वल्स टू g sin थीटा बाई 3। दूसरा 2a है, निकाल लोगे? बोलो बेटा, चलो इस तरीके से लिखना सीख गए आप लोग कि नहीं? बोलो, कहो तो एक आध क्वेश्चन और दे दें ऐसा जिसमें सरफेस वगैरह इन्वॉल्व हो रही है। चलो तो एक काम करते हैं, फिर ये जो डिस्कशन अब थोड़ी देर, आधे घंटे जो बचा है, आधा घंटा बोल रहे, जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है अपने पास, अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग उसमें डिस्कशन कर लें जो हमने कल प्रॉब्लम दी थी उनको, या फिर आपके पास एक विकल्प है कि हम इसको जो है आगे कंटिन्यू रखें। वो लगा लिए थे सबके आंसर जितनों के आए थे, किसी को पूछना है तो हम फिर इसको बंद करके उस पर पहुंचे, नहीं तो हम इसी को और आगे कंटिन्यू करा दें। हो गए? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब देखते हैं हम इसी को थोड़ा सा आगे आगे एक टॉपिक और पढ़ा दे रहे हैं। इसमें एक टॉपिक ऐसा होता है, कोई छोटा सा टॉपिक देख लें, स्यूडो फोर्स वाला टॉपिक देख सकते हैं हम लोग, कि जब हम किसी ऐसे फ्रेम से देखते हैं जो कि हमारा एक्सेलरेटेड हो, ऐसे फ्रेम को बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। आप हेडिंग भी डाल सकते हो। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। सबकी यही हालत है क्या? नो सर। सर आ रहा दोनों है। क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। When system is observed from accelerated frame, किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से सिस्टम को ऑब्जर्व किया जाए, इस एक्सेलरेटेड फ्रेम को एक नाम दिया जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से नहीं काम करते हैं। ऐसे फ्रेम को बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि एनएलएम्स आर वैलिड फ्रॉम inertial frame only। जो हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो किससे वैलिड है? केवल इनर्शियल फ्रेम से। ठीक, करेक्ट है, इनर्शियल फ्रेम से वैलिड है वो। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है ऐसे फ्रेम जो कि एक्सेलरेटेड ना हो। ठीक, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं इसको। अब इसको जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा था इसमें। हमने एक लिफ्ट ली, इधर पे बिठाया, लिफ्ट जा रही थी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। लिफ्ट ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही थी, या a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही थी। a लिफ्ट का एक्सेलरेशन था। इसमें एक m मास का ब्लॉक था, यहां पे बिठा दिया हमने a को, नीचे b को खड़ा कर दिया।
अब अगर आप पूछोगे कि ए को सब कुछ कैसा दिखाई देगा, भाई ए से अगर आप देखोगे तो ए से जो एफबीडी बनेगी वो ऐसे बनेगी, यहां से लगेगा mg, ए देख रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन के नीचे Na लगा दिया और ये दिखेगी रेस्ट पे। तो नॉर्मल रिएक्शन ए को कितनी दिखेगी, mg, ए को कितनी दिखेगी नॉर्मल रिएक्शन mg। वहीं अगर आप बी से बात करोगे तो बी को क्या लगेगा, बी को लगेगा mg का फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन बी से लग रही है और साथ ही साथ इसका ए का एक्सेलरेशन है। तो जब बी वाले भाई साहब देखेंगे तो उन्हें ये कैसा दिखाई देगा, उन्हें ये दिखाई देगा NB माइनस mg इक्वल्स टू ma। भाई इन्हें तो रिस्ट पे दिख रहा था ए को, और बी को कैसा दिखेगा, ये ए के एक्सेलरेशन से चलता हुआ। तो यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन आई वो कितनी आ गई, mg प्लस ma। एक बात है बेटा, जो रियल फोर्सेस होते हैं वो हर फ्रेम से एक जैसे दिखते हैं, जो रियल फोर्सेस होते हैं वो हर फ्रेम से एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे का मतलब है एक ही वैल्यू आती है किसी भी फ्रेम से। यहां पे आ रही है mg, यहां पे आ रही है mg प्लस ma, किसको सही माना जाए, होगी एक ही वैल्यू। तो ये तो ठीक है क्योंकि ये कहां से लग रहा था, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, यानी कि ऐसे फ्रेम से जो रेस्ट पे है। ये कहां से देख रहा था, ये ऐसे फ्रेम से देख रहा था जो कि एक्सेलरेटेड है। तो इसके फ्रेम से ये सही नहीं होगा, इसको ये एक्सेलरेशन, इसको जो है जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी वो ये लगेगी, लेकिन ये सही नहीं होगी क्योंकि एनएलएम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी वो काम करें तो आपको एक जुगाड़ लगानी पड़ेगी, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये और ये बराबर हो जाए। ठीक है, टू करेक्ट द इक्वेशन, ठीक, टू करेक्ट द इक्वेशन we have to apply a pseudo force। एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये हमने अपनी जुगाड़ से लगाया है, टेक्निक से लगाया है। तो बैलेंस करने के लिए आपको ma चाहिए ना, तो उल्टी डायरेक्शन में लगाएंगे। देखो हम इसको डबल एरो से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये रियल फोर्स नहीं है, इट इज स्यूडो फोर्स, ये वास्तविक फोर्स नहीं है, ये हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। यानी कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से एनएलएम को लगाना चाहते हो तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये 1 है 2 है, 1 और 2 से देख सकते हो स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू ए। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो स्यूडो फोर्स निकल के आया है ये होगा मास ऑफ द बॉडी यानी कि m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, पहली बात। दूसरी बात जो कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा समझो, इसकी दिशा किस तरफ लग रही है, इसकी दिशा जो हमारा फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, यानी कि इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर्स फ्रेम। जो हमारा ऑब्जर्वर है उसके फ्रेम के ऑपोजिट लगेगी, जो ऑब्जर्वर है उसके फ्रेम के ऑपोजिट में लगती है। बोलो क्लियर है? तो अब आपके पास ये आजादी भी हो गई है कि आप किसी भी बॉडी को किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से भी देख सकते हो और एनएलएम को किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से नहीं लगा सकते।
लेकिन अगर आपको लगाना है तो आपको उस बॉडी पे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम का एक्सेलरेशन और बॉडी का मास। करेक्ट है? चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन देखें। चलो देखो, पहले बहुत इजी एग्जांपल। इजी एग्जांपल पहला ये है कि एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में एक m मास का ब्लॉक लटका था और लिफ्ट ऊपर की तरफ A से जा रही थी। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो बेटा, अगर आप जमीन से खड़े होकर देखोगे तो ये ब्लॉक ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसी लिफ्ट के अंदर देखोगे तो ये m वाला ब्लॉक क्या रेस्ट में दिखेगा? लेकिन अब आप एक ऐसे फ्रेम से देख रहे हो जो कि कैसा है? एक्सेलरेटेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? mg लिखो, t लिखो, साथ ही साथ एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो रियल फोर्स नहीं है, ये स्यूडो है। नाम में क्या लगा है इसके? स्यूडो है, एक्चुअल फोर्स नहीं है, ये स्यूडो है, आभासी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, मतलब नीचे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगाओगे जिसकी वैल्यू क्या होगी? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब सब आपको रेस्ट पे दिख रहा है, आप क्या लिखोगे? mg प्लस ma। बोलो करेक्ट है? चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरीके से इंक्लाइंड है। इस तरीके से इंक्लाइंड है, थीटा का इंक्लिनेशन था, m इसका मास है, इसका मास कैपिटल M है। हमारा सवाल है एक्सेलरेशन कितना लिया जाए ताकि ये स्मॉल m वाला कैपिटल M के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रह सके। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M so that small m can remain at rest with respect to कैपिटल M। क्या एक्सेलरेशन लिया जाए जिसपे ये वाले ब्लॉक पे ये ब्लॉक स्लाइड ना करे? देखो बेटा, अगर आप जमीन से देखोगे, ऐसा नहीं है कि आप इस सवाल को जमीन से नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस कैपिटल M पे बैठ के देखोगे तो ये रेस्ट पे दिखेगा। तो एक बार बताओ, एक्सेलरेटेड बॉडी आपके लिए ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाती है उसकी प्रॉब्लम, या ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें बॉडी रेस्ट पे हो? बोलो बेटा, कौन सी आपके लिए ज्यादा अच्छी है प्रॉब्लम्स? एक्सेलरेटेड वाली या जो रेस्ट में रहे वो वाली? बताओ, जो रेस्ट में रहे वो वाली ना। देखो बेटा, ये m है, अब हम इसकी एफबीडी बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M जब बनाओगे तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? आपका mg, यहां से क्या लगेगा? n। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि अब आप एक ऐसे फ्रेम पे बैठे हो जो कैसा है? एक्सेलरेटेड है, तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स की दिशा क्या होगी? ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ये एंगल थीटा था, हमारे हिसाब से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब अलोंग दी सरफेस, इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर, क्या हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं?
इस ma का क्या हो जाएगा, ma का cos थीटा इक्वल्स टू mg का sin थीटा। क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू g tan थीटा। बोलो करेक्ट है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो अब एनएलएम को किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से भी लगाना सीखे आप लोग। बोलो यस सर। चलो यस ठीक, तो फिर क्या करें, आज का लेक्चर इतना ही रखा जाए। यस सर। ठीक है, अगली वाली क्लास में मिलते हैं बेटा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिला जाए बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।